नीम को नीम, आम को आम, स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद। दोस्तों, आपका स्वागत है मलंग के बिंदास बोल पर। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भारत और पहलगाम की घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम बिंदु में पहुँच गया था और दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई थी, उसी समय बीच में केंद्र सरकार के द्वारा, वहाँ के कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया कि जाति गणना करवाई जाएगी। मैं तो आश्चर्यचकित था और अचंभित भी था, और मेरे को यह फैसला बहुत ही अजीब भी लगा कि ऐसी स्थिति में जाति गणना करवाने की क्या आवश्यकता थी, और जाति गणना करवाना क्या इतना ही अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, चाहे वो सियासी मजबूरी के तहत लिया हो या राष्ट्रीय हित में लिया हो, बिल्कुल सही निर्णय है। क्योंकि विपक्षी दलों ने कुछ ऐसा वातावरण बना दिया था कि जाति गणना किए बिना उसका कोई विकल्प नहीं था, जाति गणना होनी ही थी। यदि जाति गणना की घोषणा नहीं की जाती तो अभी वातावरण को और दूषित किया जाता, वैमनस्य का वातावरण बनाया जाता, सामाजिक न्याय के जो पुरोधा हैं उसको जातिवादी रंग देते। तो मैं तो इसको मोदी सरकार का सही निर्णय मानूंगा, देश हित में मानूंगा। एक सवर्ण होने के नाते एक असुरक्षा की भावना तो होती है कि क्योंकि सवर्णों के मन में यह सुरक्षा की भावना होती है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा। लेकिन मैंने व्यापक दृष्टिकोण से, पूरे समाज के और देश के दृष्टिकोण से जब विचार किया तो लगा कि यह निर्णय बिल्कुल उचित है। जहाँ तक जाति गणना की बात है, पहली जाति गणना अंग्रेज़ों ने 1931 में की थी। उस समय जाति गणना में मात्र 1646 जातियां चिन्हित की गई थी। उस 1931 की गणना के अनुसार ही भारत में जो ओबीसी वर्ग हैं उनकी जनसंख्या 52% माना गया था। उसी के आधार पर मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी, जिसे वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था। लेकिन 2011 में जो जाति गणना जिसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, उसमें जातियों की संख्या 4600 से ज़्यादा बताई गई। ये तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, सबके लिए आश्चर्य की बात होना चाहिए कि जाति 1646 से 4600 से ज़्यादा कैसे हो गई। जातियाँ तो उतनी रहनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि हम जाति से उपजाति और उपजाति से उपजाति में बढ़ते गए, इसी कारण यह संख्या इतनी होती गई है। तो जो जाति गणना होगी उसको सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। ऐसे किया जाए कि पिछड़ा वर्ग, उसको 3 वर्गों में वर्गीकरण किया जाए जो रोड़ी आयोग की अनुशंसा है। पहला सक्षम हो चुके, अगड़े हो चुके पिछड़े वर्ग, दूसरा MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास, और तीसरा EBC अति पिछड़े वर्ग। तो सभी जातियों को इन्हीं तीनों वर्गों में वर्गीकरण किया जाए। कई जातियां हैं जो कि प्रशासनिक सेवा में आ चुके हैं, उनका भूअधिपत्य भी है, राजनीति में भी उनका दखल है, सामाजिक रूप से भी वे बहुत सक्षम हैं। ऐसी जातियों को फॉरवर्ड BC में रखा जाए। कुछ जातियां हैं जो उनको मोस्ट बैकवर्ड क्लास में रखा जाए। और हमारे पिछड़े वर्ग में भी कई ऐसी जातियां जो कि अभी भी अत्यंत पिछड़ी हुई है, उनको कोई सामाजिक न्याय नहीं मिला है। उनको ध्यान में रखते ही जाति गणना करवाया जाना चाहिए। और जो रोहिणी आयोग का अनुशंसा है उसको केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। जानता हूँ कि
लागू होने से कुछ उथल पुथल होंगे ही, क्योंकि जो लाभार्थी हैं उनको लगेगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि सामाजिक न्याय को सही मायनों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट मेरे अनुसार से लागू होनी चाहिए। आरक्षण के संबंध में मैं बता रहा हूँ कि जब 1990 में यूपीसी की सरकार ने आरक्षण लागू किया तो पूरे देश आरक्षण की आग से झुलस गया था। दिल्ली के राजीव गोस्वामी ने जो आत्मदाह किया, उसके बाद पूरे उत्तर भारत में इसकी गूंज सुनाई दी थी। उस समय मेरी आयु 17 वर्ष की थी और मैं 11वीं या 12वीं क्लास में था। तो हमारे यहाँ तखतपुर में भी एक उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। मैंने भी आरक्षण के विरुद्ध नारे लगाए थे कि वीपी सिंह की अंतिम इच्छा, बावन ठाकुर मांगे भिक्षा। तो उस समय क्योंकि परिपक्व नहीं था, लेकिन बाद में मतलब सोचा, सभी पहलुओं पर विचार किया। जब मैच्योर हुआ, मतलब 30-32 वर्ष का हुआ, तो मुझे लगा कि आरक्षण की व्यवस्था है वह सही ही है, लेकिन इसमें संतुलन होना चाहिए। 50% आरक्षण ठीक है, SC ST को जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला है वो भी सही है, उचित है, क्योंकि उसके हकदार हैं, क्योंकि वो हाथी में पीछे छूटे हुए लोग हैं। तो उनको आगे लाना एक नैतिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य है, सरकार का भी और समाज का भी। जहाँ तक OBC आरक्षण की बात है, उनकी जनसंख्या निर्धारित हो जानी चाहिए। वास्तव में उनकी संख्या कितनी है वह इस जाति गणना से निर्धारित हो जाएगी। लेकिन चूंकि सामाजिक संस्तरण सभी पिछड़ों का एक जैसा नहीं है, एक रूप समाज नहीं है, तो उसके अनुसार वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तो हमको जाति गणना से भयभीत होने की, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। होना चाहिए एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज के लिए, यदि यह शर्त है तो हमको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। और बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। महेश के बोल में बस अभी इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए मलंग के बोल। आम को आम, नीम को नीम, स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।